So hello all, welcome to JKC online platform. Today we are going to discuss chapter number 6, Auditing and Assurance, November 21 revision lecture. Chapter 6 of auditing, जो कि है आपका Audit in an Automated Environment, उसका revision हम लोग शुरू कर रहे हैं. Chapter number 6 is a very small chapter again. Similar to chapter number 5, chapter number 6 is also a very small chapter. और यहां पर मेनली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में किस तरह से एक ऑडिटर ऑडिट करेगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं. एंड जैसे हम बाकी चैप्टर्स में कर रहे हैं वैसे इस चैप्टर में भी हम सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स सी मॉड्यूल के पीछे क्या है, एंड देयर आफ्टर सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल व्हिच हैव अ चांस ऑफ कमिंग. सो हम लोग वो डिस्कस करेंगे. रिवीजन लेक्चर्स में बेसिकली आपका फोकस प्योरली जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं अभी उसके ऊपर, और फिर जो बचे हुए टॉपिक्स जो कवर नहीं हो रहे हैं उनको भी आपको कवर करना है. जो क्लासरूम लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किए ही हैं उनको भी कवर करना है. सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 comprises of the concepts of automated environment. So the first question which is in the study mat is briefly mention 3 reasons why IT should be considered relevant to an audit of financial statement. And we did this topic in the practice questions also. Question बहुत सिंपल है. क्या बोलता है? ऐसे 3 कारण बताओ जिसकी वजह से ऑडिटर को आईटी को रेलेवेंट मानना ही पड़ेगा अपनी ऑडिट करते समय. एंड द 3 reasons आर वेरी सिंपल. फर्स्ट रीजन इज, सर ऑडिटर सारा का सारा डेटा सिस्टम से जनरेट करवाता है, क्लाइंट के सिस्टम से ही आता है. सारी रिपोर्ट सारी इंफॉर्मेशन जनरेट भी किससे हो रही है? आईटी सिस्टम से ही हो रही है. और ऑडिटर उस पर रिलाई भी कर रहा है. सो देयर कुड बी अ ग्रेट रिस्क अगर उसने क्या नहीं किया, आईटी सिस्टम पर रिलाई नहीं किया, मतलब आईटी सिस्टम को कंसिडर ही नहीं किया अगर अपनी ऑडिट करते समय. सो देयर वुड बी अ बिग रिस्क, बिकॉज आईटी सिस्टम की रिस्क इंपैक्ट करेगी ऑडिट को भी. ऑडिट का भी इंपैक्ट आता है. हमारा आने वाले क्वेश्चंस में आएंगे कि आईटी रिस्क की वजह से ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा. देयर इज अ सब्सटैंशियल इफेक्ट. कंट्रोल्स पे इफेक्ट आ सकता है, रिपोर्टिंग पे इफेक्ट आ सकता है. इसीलिए आईटी को रेलेवेंट मानना ही पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, हमारा एसए नंबर 315 एंड 330 इफ यू रिमेंबर सेज आइडेंटिफाई असेस द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट. वहां ऐसा थोड़ा लिखा आईटी रिस्क की नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आईटी रिस्क को भी कंसीडर करना है आपको वहां पर. सो योर 315 330 सेज आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क एंड रिस्पॉन्ड टू दैट रिस्क even it is arising from the IT system. So that is why we have to consider relevance of IT in the audit of financial statement. And the third reason is the auditor wants to rely on automated controls. Automated controls are controls which are inbuilt into the application. The auditor wants to rely on those controls. The auditor wants to use data analytics. He wants to use computer assisted audit techniques, tools and techniques available to the auditor for checking in the computerized environment. उसको उसका इस्तेमाल करना है. वो इस्तेमाल वो तब तक नहीं कर सकता जब तक वो आईटी को कंसीडर नहीं करेगा. ये डेटा एनालिटिक्स करेगा कैसे? आईटी को कंसीडर करना ही पड़ेगा, सिस्टम के थ्रू ही चेकिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को. सो दिस इज द थर्ड रीजन. एंड 3 reasons आर वेरी सिंपल, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज 3 points आर देयर. Specifically 3 mark question can come. What are the reasons why IT should be considered relevant to the audit? So 3 reasons, simple reasons were there. Auditor wants to rely on the reports and information generated by the IT system. 315 and 330 request the auditor to do so. And since the auditor is relying on automated controls, he is using data analytics in the audit, he has to consider the relevance of IT in the audit of financial statements. Fine? Chaliye. The next question comes. As I was saying, how this IT risk in the IT system, अगर इसको आपने मिटिगेट नहीं किया, दूर नहीं किया, तो ये इंपैक्ट क्या डाल सकती है ऑडिट पे? 3 जगह ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है. डिटेल्स हमने पढ़ी हुई है, टॉपिक 5 में दे रखी है हमारे बुक के अंदर. 3 रीजंस, 3 जगह जहां पर इंपैक्ट कर सकता है आईटी रिस्क ऑडिट को. 1 इज कंट्रोल्स. रीजन इज कि हम लोग कंट्रोल्स पे रिलाई कर रहे हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे रिलाई कर रहे हैं, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स पे रिलाई कर रहे हैं. अब रिलाई तो कर रहे हो इधर आईटी रिस्क है उन कंट्रोल्स में, ठीक है. वहां गड़बड़ हो रही है, ठीक है. रिस्क इंपैक्ट कर रही है, कंट्रोल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सो हाउ कैन यू रिलाई ऑन दोस कंट्रोल्स देन? सेकंड इज इंपैक्ट ऑन सब्सटैंटिव टेस्टिंग. आपको अपना नेचर टाइम एक्सटेंड बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लेने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा एक्यूरेसी वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस थॉरली. और थर्ड इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग ऑल्सो. अगर कंट्रोल्स में वीकनेसेस हैं, आईटी की रिस्क है, तो इट कुड इंपैक्ट दी ऑडिट ऑल्सो, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑल्सो. तो उसको अपने ओपिनियन पे भी ध्यान देना है कि क्या इसका इंपैक्ट मेरी ओपिनियन पे आ रहा है क्या. सो तीनों जगह इंपैक्ट करती है.
ब्रीफ में मैंने आपको ये आंसर बताया, डिटेल वर्जन आप लोग पढ़ चुके और मैंने लॉजिक समझा दिया इस पॉइंट का, ठीक है, कि पर क्वेश्चन इज गुड। हाँ, आईटी से इसको अगर आपने मिटिगेट नहीं किया तो क्या इंपैक्ट आ सकता है ऑडिट के ऊपर? सर कंट्रोल्स पे भी इफेक्ट आ सकता है, प्राइमरीली सबसे पहले वही चीज है, फिर सब्सटैंटिव ऑडिट पे इफेक्ट आ सकता है और लास्ट में रिपोर्टिंग पे इफेक्ट आ सकता है। तो 3 areas where IT risk can impact on the audit. So these were 3 areas. Clear? Going further. The next question, again a good question. This is a small chapter and have several types of questions. Question number 3 says, टेस्टिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में? जब ऑडिटर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहा है, उसके पास टेक्निक्स क्या हो सकती है, उसके पास क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू वो टेस्ट करे, और उनमें से फिर मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड ऑफ टेस्टिंग कौन सा हो सकता है? बेसिक कॉन्सेप्ट which you have done in topic number 7 of our JKC book is there are, sir, 4 procedures, 4 techniques, 4 methods which the auditor can apply in an automated environment. One is inquiry. वो पूछ सकता है, पता कर सकता है, एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस को वॉक थ्रू कर सकता है, पता कर सकता है उसके बारे में। ऑब्जर्व कर सकता है सर, अलग अलग यूजर्स अलग अलग सिनेरियो में किस तरह से काम कर रहे हैं। इंस्पेक्ट कर सकता है, सिस्टम के लॉग को इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑडिट लॉग को इंस्पेक्ट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है ट्रांजैक्शंस को, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को इंस्पेक्ट कर सकता है, और रीपरफॉर्म करके देख सकता है उसी रॉ डेटा के ऊपर, फिर से रीपरफॉर्म करके देख सकता है कि भाई ओरिजिनली जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ था और मैं यही प्रोसेसिंग अगर कर रहा हूं वापस, तो ये सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको हम ITF भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी भी बोलते हैं। तो ये 4 सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है। कौन कौन से सर? इंक्वायरी इज देयर, ऑब्जर्वेशन इज देयर, इंस्पेक्शन इज देयर एंड रीपरफॉर्मेंस इज देयर। 4 मेनली मेथड्स होते हैं जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने में काम आते हैं। नाउ द क्वेश्चन वाज आस्किंग not just different methods, but what is the most effective and efficient method? तो generally it is said कि इंक्वायरी और इंस्पेक्शन मिला के जनरली मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड होता है, बट जनरली ही लिखा हुआ है वहां पर, जनरली। आपने ध्यान दिया अगर स्टेटमेंट या लाइन पे नीचे आंसर में भी सेकंड पैराग्राफ में इट सेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, क्लियरली रिटन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन इज जनरली द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टेस्टिंग मेथड। बट उसके आगे एक पैराग्राफ और है, एंड दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेस्टिंग मेथड जनरली तो ठीक है इंक्वायरी इंस्पेक्शन है, बट बाकी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। एंड जजमेंट जो ऑडिटर की है, जब भी जजमेंट आती है हमेशा क्या दिखाए जाते हैं? फैक्टर्स। तो व्हाट आर सर्टेन फैक्टर्स? सर रिस्क कितनी है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, एविडेंसेस आपको कितने चाहिए, एश्योरेंस आपको कितनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ एरर्स, हिस्ट्री ऑफ मिसस्टेटमेंट्स कैसे हैं, ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बिजनेस के अंदर, कौन सा वाला असर्शन है जो आप इस पर्टिकुलर मेथड से वेरीफाई करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हो गया, एंटिटी के कंट्रोल से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री ऑफ एरर्स और मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट कंसिडर करने के बाद ऑडिटर विल डिसाइड कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड। जनरली इंक्वायरी इंस्पेक्शन इज देयर, बट अदरवाइज इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, एंड जजमेंट जहां पर आती है वहां पर हमेशा फैक्टर्स भी साथ में आ जाते हैं। तो फैक्टर्स भी आपको दे रखे हैं, फैक्टर्स भी याद करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसके ऊपर, क्या कि सर कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कि मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड कौन सा है लॉजिकल। सर ऑडिटर को कितनी एश्योरेंस चाहिए, ऑडिटर कौन सा असर्शन एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्लाइंट के यहाँ रिस्क कितनी है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, हिस्ट्री कैसी है एरर्स में स्टेटमेंट की, और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। आंसर इज अदरवाइज सिंपल, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज list any 5 points that an auditor should consider to obtain an understanding of the company's automated environment. If you remember guys, ऐसे 315 हमारा यही बोलता है क्या कि एंटिटी को समझो, एनवायरनमेंट को समझो, और उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करो, राइट। अब यहां हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां अंडरस्टैंडिंग भी किसकी लेनी पड़ेगी? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे? अगेन अ वेरी सिंपल लॉजिक, आईटी बेस्ड लॉजिक है। सर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि यहां पर सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है, मतलब लोकल लोकेटेड है, छोटे एरिया में है, लैन से कनेक्टेड है, या फिर मल्टी सिस्टम्स है, मल्टी कनेक्टिविटी सिस्टम्स है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में हो गया। उसका आर्किटेक्चर कैसा है,
आर्किटेक्चर का मतलब वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कि क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पे काम कर रहा है। वर्जन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हर वर्जन के अलग 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 रिस्क और फंक्शंस होते हैं, तो वर्जन 2.0 है कि 3.0 है कि कौन सा वर्जन है। अगर मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में आपस में इंटरफेस कैसे हो रहा है। इन हाउस एप्लीकेशंस हैं कि पैकेज है, इन हाउस मतलब खुद सेल्फ डेवलप्ड है, कस्टमाइज्ड है, या फिर मार्केट से खरीदी हुई है, पैकेज्ड है। कौन कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स करा रखी हैं, जनरली मॉनिटरिंग का काम, सपोर्ट सर्विसेज, आईटी से रिलेटेड आउटसोर्स ही करी जाती है। की पर्सन कौन कौन से हैं, ये ईआईएस का कॉन्सेप्ट है क्या, कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर कौन है, की पर्सन जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, जिनसे मैं बात करके और जानकारी ले सकता हूँ सारी की सारी, वो कौन कौन है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर है। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल टॉपिक भी है। सर जब आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की ऑडिट कर रहे होगे तो आपको किन किन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेते समय। तो क्या है, सिस्टम ही तो देखना है, सिस्टम कैसा है, उसमें ऐप जो लगी है वो खरीदी हुई है कि बाहर से लाई हुई है, उनके बीच में इंटरफेसेस कैसे हैं, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, लोकेशन कैसी है, पर्पस कैसा है, कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रखी है ना, की पर्सन कौन कौन से और वर्जन कौन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल आंसर, बट यू हैव टू रिमेंबर, देखो हर क्वेश्चन का आंसर अलग है। इस 6th चैप्टर में सबसे बड़ा इशू भी यही होता है क्या, कि आपको रिकॉल करना है, अच्छा इसका आंसर ये वाला है और इसका आंसर ये वाला है, इसलिए मैंने सारे की क्वेश्चंस यहां पर कवर किए हैं इस रिवीजन लेक्चर के अंदर। आगे बढ़े, द नेक्स्ट क्वेश्चन is the auditor should understand and consider the risk that may arise from the use of IT। सिर्फ रिस्क पूछिए, देखो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, रिस्क का इंपैक्ट क्या आएगा वो हमने ऊपर पढ़ लिया ऑडिट के ऊपर, ये पूछ रहा है रिस्क। अब रिस्क हमने चैप्टर 4 वाले रिवीजन लेक्चर में मैंने कवर कर ली थी, सो दोज हु हैवंट सीन चैप्टर 4 टिल नाउ दे कैन सी चैप्टर 4, वहां पर हमने लास्ट का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें आईटी रिस्क कवर किया था। सेम यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, मैंने उस समय भी बोला था चैप्टर 6 में भी आएगा, और अभी बोल रहा हूं चैप्टर 4 वाले लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो यू कैन वॉच आउट दैट। आईटी रिस्क क्या होती है, अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज कोई मास्टर फाइल में अपडेट कर सकता है, अनऑथराइज कोई सिस्टम प्रोग्राम में चेंजेस कर सकता है, ये वो वाला आंसर है। फाइन, ठीक है। सो आईटी रिस्क वाला टॉपिक ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये 6th में भी कवर्ड है, 4th में भी कवर्ड है। नाउ देयर इज वन टर्मिनोलॉजी, वन कॉन्सेप्ट इन चैप्टर नंबर 6, देयर इज अ ग्लॉसरी इन द मॉड्यूल, और उसी ग्लॉसरी में से हमारे चैप्टर में भी हमने जब पढ़ा था बुक में, मैंने तो आपको बोला था कि ये ग्लॉसरीज आप पढ़ लेना। चांसेस देखो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पर फिर भी चूंकि पीछे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तो आई जस्ट कवर सम ऑफ देम एंड देन यू हैव टू कवर द ग्लॉसरी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो देयर इज अ ग्लॉसरी गिवन इन चैप्टर 6, आप उसको देख सकते हो, और उसी में से पूछा है कि ये क्या क्या होता है। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स तो क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, जैसे कैट क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। सर ये कंप्यूटराइज टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर यूज करता है ऑडिट करने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को आराम से क्या कर सके, एनालाइज कर सके, और उसके बेसिस पे एविडेंसेस इकट्ठा कर सके। कैट का फुल फॉर्म में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, कंप्यूटर असिस्टेड और कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स। ये वो कंप्यूटर टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डेटा को एनालाइज करने के लिए, कंप्यूटराइज फॉर्म में जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए, ताकि सबूत इकट्ठे कर सकें। ऑडिट टेक्निक लगाते भी क्यों है, सबूत इकट्ठे करने के लिए, बस यहाँ कंप्यूटर असिस्टेंस है। डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल याद करी हुई है सर, वो प्रोसेस, वो टूल्स, वो टेक्निक्स जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को टैप करके और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकें, दैट इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स, दैट एवरीवन नोज। एनालिसिस का, डेटा एनालिटिक्स का मतलब यही है कि जब आप ये कैट्स और ये दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टैप करके निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेटाबेस। एक बड़े सिस्टम का एक छोटा सा टुकड़ा। अब ये एआईएस का कॉन्सेप्ट आ गया थोड़ा सा, क्या सर, डेटाबेस वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो इट्स अ लार्जर सिस्टम का एक छोटा सा सब सिस्टम है डेटाबेस, जहां पर सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड है एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, और उसी में से रिट्रीव किया जाएगा, उसी पे अपलोड होगा, उसी में से रिट्रीव करेंगे यूज करने के लिए। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं, हाथों हाथ याद भी करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। सो डेटाबेस क्या है सर, एक लार्जर इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक छोटा सा सब सिस्टम जिसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट में स्टोर्ड है, और उसी फॉर्मेट में आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो यूज करने के लिए, दैट इज डेटाबेस। अगला इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगेन एआईएस की डेफिनेशन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोसेसिंग, ये सब का कलेक्शन, ताकि आप अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन आराम से पूरा कर सको
सिस्टम के थ्रू आराम से ट्रांजैक्शंस को पूरे कर सको, तो इसकी जगह डेफिनेशन आप यू कैन यूज द EIS डेफिनेशन आल्सो। इट्स अ कलेक्शन ऑफ, वहां पे भी सेम ही है लगभग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोसेसेस, डेटाबेस दैट आर यूज्ड इन अ बिजनेस टू कैरी आउट द ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शंस। द नेक्स्ट वन, privileged access. This word is being used several times in your classrooms also, but इसका प्रॉपर मीनिंग अभी वापस दिया एक और। प्रिविलेज एक्सेस मतलब आपको प्रिविलेज है, सबसे ज्यादा एक्सेस आपको मिल रहा है, और इस टाइप के यूजर को जिसको सबसे ज्यादा एक्सेस मिलता है, जैसे डेटाबेस एडमिन हो गया, उसको सबसे ज्यादा एक्सेस है, तो उसका एक्सेस हम कहते हैं प्रिविलेज्ड एक्सेस है। प्रिविलेज्ड एक्सेस वाला जो यूजर होता है ना, उसको सुपर यूजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर यूजर। सो इसीलिए नीचे भी लिखा है क्या डेफिनेशन में भी कि प्रिविलेज एक्सेस मतलब एक सुपर यूजर को एक्सेस मिल रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसमें बहुत कम या कोई लिमिट नहीं है एक्सेसिंग की, मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखे, ही कैन एक्सेस एवरीथिंग। या तो लिमिट ही नहीं है कोई, या बहुत कम लिमिट है कि हाँ ये चीज नहीं कर सकते, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। सो दैट इज प्रिविलेज्ड एक्सेस। नाउ व्हाट इज प्रिविलेज्ड एक्सेस सर? इट्स अ टाइप ऑफ सुपर यूजर एक्सेस। ऐसे यूजर्स को हम क्या बोलते हैं? सुपर यूजर। तो इसलिए सुपर यूजर एक्सेस है सिस्टम पे जिसमें कोई लिमिट या बहुत मिनिमम लिमिट है ऑन यूजिंग दैट सिस्टम। कि आप 100% पूरा यूज कर सकते हो या 95% तो यूज कर ही सकते हो, एक्सेस कर ही सकते हो, आपको सुपर पावर ऐसा है। दिस इज प्रिविलेज्ड एक्सेस। नेक्स्ट, मटीरियल वीकनेस और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल मींस, अ सिंपल अगेन डेफिनेशन है कि अगर आपके कंट्रोल्स के अंदर, क्लाइंट के कंट्रोल्स के अंदर, क्लाइंट के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसमें कहीं कोई डेफिशिएंसी है, सिंगल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, और डेफिशिएंसी ऐसी है कि आपको उस पे TCWG का ध्यान दिलाना ही जरूरी है। मतलब डेफिशिएंसी इज नॉट सिंपल। एक तो होती है सिंपल वीकनेस या सिंपल डेफिशिएंसी, एक होती है मटीरियल वीकनेस या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ऐसी डेफिशिएंसी, लैंग्वेज में देखो, a control deficiency or a combination of deficiency in internal control that is important enough to merit the attention of, ध्यान दिलाना पड़ेगा TCWG का, because there is a reasonable possibility that a material misstatement will not be prevented detected in a timely manner by the management through this control। मतलब कंट्रोल अच्छा नहीं है, इससे प्रिवेंट नहीं हो पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मिसस्टेटमेंट्स, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो मिसस्टेटमेंट्स आ जाएंगे और प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे कंट्रोल से। तो इमीडिएटली आपको ये अटेंशन में लेकर आना है, किसके? दो स्टार्ट विद गवर्नेंस के। ये हमारा essay नंबर 265 है, विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस इन डिटेल, बट उसका रेफरेंस जरूर काम में आएगा। ठीक है, ऐसे कई स्टैंडर्ड्स हैं जो कोर्स में, सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, बट उनका रेफरेंस तो आएगा। तो दिस इज essay 265 कि जब भी आपको ऐसी कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है, आपको इमीडिएटली वो चीज कम्युनिकेट करनी है, किसको? दोस चार्ज विद गवर्नेंस को। फाइन, फाइन सर। Next point comes the last definition, segregation of duty. Again a very simple type of control it is. Segregation of duty means a person should not be given conflicting positions, right? एक ही बंदे को ऐसे काम ना देना कि वो कॉन्फ्लिक्ट करे। तो डेफिनेशन इज ऑल्सो लाइक दैट कि ये एक टाइप का इंटरनल कंट्रोल है कंपनी में, जो प्रिवेंट करता है टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग फंक्शंस फ्रॉम बीइंग असाइन्ड टू और बीइंग कैरिड आउट बाय वन पर्सन और द सेम पर्सन। एक ही पर्सन दो या दो से ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग काम ना करे, मतलब इनिशिएट भी वही करे और ऑथराइज भी वही करे, वो नहीं होना चाहिए बस। दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको पता थी, लॉजिक भी मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां इसलिए कवर किया ताकि आप भूलो ना कि ये चीजें भी मल्टीपल चॉइसेस में करेक्ट इनकरेक्ट में आई जा सकती हैं। मेजरली सारी टर्म्स मैंने ले लिए, बाकी और भी है ग्लॉसरी में, आप पढ़ना चाहें आप श्योरली पढ़ें उसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, और पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देन आई आंसर इज कंफर्टेबल बट द क्वेश्चन इज अ बिट टेक्निकल। क्या बोलता है? डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल्स को लगाने की, उसका फ्रेमवर्क, उसका ढांचा सारा वो डायरेक्टर्स वो लोग लगाएंगे। ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू इवैल्यूएट, ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वैलिडेट, auditors are expected to report on the design on operating effectiveness of the internal financial control। ऑडिटर को चेक करना है और बताना है कि ओपिनियन देने की एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Now the question is asking, explain the framework which will help the auditor in fulfilling this responsibility। कि उसको किस फ्रेमवर्क के तहत, मतलब indirectly it is asking आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए
आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या करने के लिए, ये चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि कंट्रोल्स अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आंसर इजी सर। सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको सीक्वेंस थोड़ी चेंज कर रहा हूं, सेकंड पहले ले रहा हूं। सर सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा, इवैल्यूएट करूंगा इंटरनल कंट्रोल्स को, और इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने में कंट्रोल के पांचों कंपोनेंट्स याद करना है। चैप्टर 4 के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट देखूंगा, कंट्रोल एक्टिविटीज देखूंगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, सब करूंगा। करने के बाद उससे रिस्क निकल के आएगी तो रिस्क असेस हो जाएगी। रिस्क असेस करने के बाद लगेगा कि बहुत ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है, उसके हिसाब से मैं अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स कितना टेस्ट करना है, थर्ड पॉइंट टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितना करना है, वो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स बेसिस पे तैयार हो जाएगा। और फिर लास्ट में रिपोर्ट कर दूंगा कि डेफिशिएंसी है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्या बोलता है कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल लगाए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इवैल्यूएट करो। बताओ आप क्या फ्रेमवर्क अपनाओगे ताकि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सको। यही फ्रेमवर्क अपनाऊंगा जो मैं नॉर्मली ऑडिट में भी करता था, एंटिटी को समझता था, रिस्क असेस करता था, प्रोसीजर लगाता था और रिपोर्ट करता था। सेम यहां पर भी लगाना है, एंटिटी को समझना है, उसके एनवायरमेंट को, कंट्रोल एनवायरमेंट की बात करेंगे यहां पर मेनली, फिर उसमें रिस्क असेस करनी है, उसके कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना है और रिपोर्ट करनी है। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट, now a big question. The question asked is, what are the objectives involved in the IT control, general IT controls over data center and network operation? But मैंने सिर्फ यही आंसर नहीं दिया है, मैंने जनरल IT कंट्रोल के चारों पॉइंट्स कवर कर लिए, so that you would be able to grasp each and every point. And in this attempt, जुलाई 21 में इस पे एक करेक्ट इनकरेक्ट था। मैं पूछा था डेटा सेंटर वाले का ऑब्जेक्टिव क्या ये होता है, जबकि वो उसका नहीं लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था फोर्थ वाले का जो पेपर पढ़ेंगे। नाउ द टॉपिक सेज, अब क्वेश्चन को इग्नोर करो, मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, सुनना। द क्वेश्चन सेज जनरल आईटी कंट्रोल्स के 4 पार्ट्स होते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर। वन इज डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। द सेकेंड वन इज प्रोग्राम चेंज, the third one is access security and the fourth one is application system acquisition development and maintenance। इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तो 4 चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं और चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट ले रहा हूं सबसे पहले। सर जो डेटा सेंटर है, जो हमारे नेटवर्क के ऑपरेशंस है, मतलब ऑपरेशनल पार्ट पे बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर EIS का लॉजिक याद रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है, तो वो यहां काम आएगा, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूं फिर भी डिटेल में। ऑपरेशंस की बात करें, सर ऑपरेशंस पे हम कंट्रोल चाहते हैं हमारे डेटा के सेंटर पे, डेटा सेंटर पे जहां पर सारा डेटा प्रिजर्व्ड है, हमारे नेटवर्किंग ऑपरेशंस पे, हमारे डे टू डे ऑपरेशंस पे, जो भी सब पे हम क्या चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। और ये जनरल कंट्रोल है, सब जने चाहते हैं अपने ऑपरेशनल एस्पेक्ट को सिक्योर करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ये डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस पे आप कंट्रोल क्यों चाहते हो? सर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा सिस्टम इस तरह से प्रोसेसिंग करे कि हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हमेशा पूरा हो जाए। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे ऑपरेशनल पार्ट पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या क्या कंट्रोल लगा सकते हो? बहुत लॉजिकल पॉइंट है, सुनना। सर सबसे पहले तो जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उन सबको प्रॉपर मैनेज करना सीखो। उसका ढंग से मैनेजमेंट होगा तो ऑपरेशन में गड़बड़ आने के चांस नहीं रहेंगे। नंबर 1, बैकअप करते रहो चीजों का, ताकि ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो आप उस फेलियर से रिकवरी कर सको। तो इसलिए नीचे पॉइंट है रिकवरी फ्रॉम फेलियर। फिर समय समय पे परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहो। अगर परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत आ रही है, हेल्प डेस्क फंक्शन सेटअप करते रहो। बाहर वाले से सर्विस ले रहे हो तो उससे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जरूर साइन करवाना और मॉनिटर करते रहना, चेक करते रहना कि वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हर चीज का क्या रखो, डॉक्यूमेंटेशन रखो, मैनुअल बना लो, ये सारी जो सर्विस रिपोर्ट्स आ रही है उसको डॉक्यूमेंट करके रखो, सो दैट आपके पास रहेगा बेस ये देखने के लिए कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और क्या ऑपरेशन किस तरह से चल रहे हैं, और अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सी स्टोरी ऐसे समझ लो लॉजिक के साथ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ओवरऑल मैनेजमेंट करना है सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। उसके लिए आपने क्या किया, ओवरऑल मैनेजमेंट करने के लिए ओवरऑल मैनेजर को बुलाया, उसने परफॉर्मेंस मॉनिटर करी। परफॉर्मेंस मॉनिटर करते उसने देखा अरे सर यहाँ तो फेलियर के चांसेस हैं, तो उसने कहा बैकअप कर लो, हेल्प डेस्क फंक्शन सेटअप कर लो। हो सकता है थर्ड पार्टी से कोई सर्विस आ रही है तो उससे अग्रीमेंट लिखवा के ले लो, वो सर्विसेज देगा हमको रेगुलरली, और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर लो। दिस इज डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस पे कंट्रोल किस तरह से किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज
इसका सेकंड पॉइंट, पहला जनरल आईटी कंट्रोल हो गया ऑपरेशन के ऊपर, दूसरा जनरल आईटी कंट्रोल है प्रोग्राम चेंज पे। प्रोग्राम चेंज मतलब कभी भी किसी सिस्टम में, किसी सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करना हो तो ऐसे चेंज ऐसे ही नहीं होना चाहिए अनऑथराइज तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा ये है इस कंट्रोल को लगा के कि अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई सिस्टम में मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो वो मॉडिफाइड सिस्टम भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पूरे करे। वो मॉडिफाइड सिस्टम जो है हमारा, जो सिस्टम को हमने मॉडिफाई किया है, वो भी कंटिन्यू टू मीट आवर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। उसमें भी चेंजेस होने के बाद ऐसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या दे रखी है, एक्टिविटीज दे रखी है हम लोग को, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास एक्टिविटीज है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज आपको दिख रही है, ओके। नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज सर? सबसे पहले देयर शुड बी अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या होना चाहिए? चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले चेंज की रिक्वेस्ट आएगी, ये स्टोरी फॉर्मेट में ही सीधे सर, चेंज की रिक्वेस्ट आएगी, फिर चेंजेस करेंगे, फिर चेंजेस को टेस्ट करेंगे, उसको एक्चुअल या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अप्लाई कर देंगे, लाइव एनवायरनमेंट में अप्लाई कर देंगे, फिर अगर बाद में भी जरूरत पड़ी इमरजेंसी चेंजेस की, माइनर चेंजेस की, वो भी करेंगे, यूजर को ट्रेन करेंगे और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। ये अगर क्या हुई, एक्टिविटीज आपके यहां पर हुई, ठीक है, तो गड़बड़ होने के चांसेस कम है। और प्रोग्राम में कोई चेंज होता भी है तो वो मॉडिफाइड प्रोग्राम भी, वो मॉडिफाइड सिस्टम भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए केपेबल रहेगा। और कितने सिंपल एक्टिविटीज है कंट्रोल एक्टिविटीज सर? चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस हो, क्या हो सर? रिक्वेस्ट हो चेंज की, फिर चेंज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर माइनर चेंजेस अगर इमरजेंसी चेंजेस की जरूरत पड़ी वो करेंगे, ट्रेनिंग देनी और डॉक्यूमेंटेशन करना है। गॉट इट? फाइन सर। नेक्स्ट आता है एक्सेस सिक्योरिटी के ऊपर। द थर्ड वन इज एक्सेस सिक्योरिटी। ये भी एक जनरल आईटी कंट्रोल है सर। इसमें हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से भी क्लियर है, अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना करे। एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड पर्सन को, ऑथराइज पर्सन को ही मिले। सो ऑब्जेक्टिव लाइन इज टू इंश्योर एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर क्या, एक्सेस सिक्योरिटी के अंदर सारे क्या पॉइंट्स हैं? ये तो और इजी है सर। सबसे पहले तो सिक्योरिटी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट ही अलग कर दो, पूरा ध्यान अलग ही रखो आप सिक्योरिटी पार्ट पे। फिर सिक्योरिटी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाओ, और उसके अंदर किसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर बनानी है सर? सबके लिए। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए, डेटा की सिक्योरिटी के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, फिजिकल सिक्योरिटी के लिए, हर एस्पेक्ट के ऊपर आपको सिक्योरिटी रखनी है। प्लस एडमिन का अकाउंट, या अभी अपन ने देखा था प्रिविलेज अकाउंट, प्रिविलेज एक्सेस वाले लोगों को अलग रखो कि भाई इनकी लिमिट अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेडली एक्सेस कर सकते हैं। इनमें भी ध्यान रखना कि ये लोग अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर ले। सो दीज आर पॉइंट्स ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी। अगेन वेरी सिंपल, फोकस इज any access to the data, any access to the program is authenticated and authorized. Activities, organization and management structure पूरा अलग रखो, security policies and procedures बनाओ, उसमें application, data, operating system, network, physical सबकी security ensure करनी है, and system का admin account और privileged account अलग ही रखना है आपको। This is topic number C. Last one, topic number D. इस बार जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, उसमें ये D का ऑब्जेक्टिव डाल दिया था डेटा सेंटर वाले के साथ, कि डेटा सेंटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर दैट सिस्टम आर डेवलप कॉन्फिगर्ड, तो वो आंसर इनकरेक्ट था। और डेटा सेंटर का ऑब्जेक्टिव ऊपर पढ़ा हमने कि हमारा सिस्टम जो है वो प्रोसेस इस तरह से करे कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट कर ले। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है नाम से भी क्लियर था कि जब आप कोई एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हो या कॉन्फिगर कर रहे हो और इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको, वो सिस्टम जो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट करना चाहिए, कोई नया सिस्टम अगर आप ला रहे हो तो। अब इसके भी कंट्रोल एक्टिविटीज वापस सिंपल है सर। जब आप सिस्टम को डेवलप कर रहे हो तो एक तो पूरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मैनेज करो। कैसे मैनेज करें सर? बहुत सिंपल कहानी है। प्रोजेक्ट सबसे पहले इनिशिएट होगा, उसका एनालिसिस करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएट होगा, उसका प्लान लाएंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर डिजाइन बनाएंगे उसकी। फिर डिजाइन बनाने के बाद उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी, क्वालिटी चेकिंग होगी। फिर पुराने वाला सारा डेटा, नया वाला अगर रेडी है, पूरा टेस्ट हो चुका है, पुराना वाला सारा डेटा कन्वर्ट करके नए वाले सिस्टम पे शिफ्ट करेंगे। नए को फिर गो लाइव मतलब एक्चुअली चालू कर देंगे, और ये जो भी किया आपने उन सब का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, नया सिस्टम कैसे चलाना है उसके लिए यूजर को ट्रेन करना है। सो दीज आर एक्टिविटीज किसके अंदर? एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के ऊपर। मतलब जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए ये एक्टिविटीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड अगेन वेरी इजी एंड स्टोरी फॉर्मेट में है, इजी है, सीधे आप पॉइंट्स पढ़ सकते हो। तो ये मैंने चारों टॉपिक्स इसलिए लिए, बाकी स्टडी मैट का क्वेश्चंस खत्म। हाँ, अभी अब आगे बढ़ गए अपन।
तो ये 4 क्वेश्चंस इसीलिए क्योंकि इन पे प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की हमेशा। ओके फाइन। नेक्स्ट वन, डेटा एनालिटिक्स फंक्शंस। डेटा एनालिटिक्स हमको मालूम है क्या होता है, अभी डेफिनेशन भी पढ़ी सर, टूल्स टेक्निक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को टैप करके और उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकालना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने को डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब ये जो टेक्निक्स हैं ऑडिटर के पास, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कैट जब ऑडिटर लगाता है तो क्या क्या चीजें वो परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या फंक्शन से डेटा एनालिटिक्स से परफॉर्म कर सकता है। जो चीजें बच्चों मैनुअली पॉसिबल थी वही चीजें इसमें भी पॉसिबल है और ज्यादा अच्छे से पॉसिबल है। जैसे आपको चेक करना है कंप्लीटनेस ऑफ डेटा कि वेदर द डेटा मेड अवेलेबल टू यूज कंप्लीट और नॉट, इसमें कमांड से हैं। आपको सैंपल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, आप सिर्फ क्राइटेरिया दो, सैंपल सेलेक्ट करके सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा आपको। आपको रिकम्प्यूटेशन करना है, रीपरफॉर्मेंस करना है, कैलकुलेशन वापस रीचेक करनी है, आराम से कर पाओगे। जर्नल एंट्रीज को आपको एनालाइज करना है कि कहीं फ्रॉड रिपोर्टिंग तो नहीं है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, आप इसके थ्रू कर पाओगे क्योंकि उसकी लेयरिंग जो होगी वो आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अच्छा ये पैसा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ कहाँ गया है, तो वो सॉफ्टवेयर पूरा इंटरकनेक्ट करके रियलाइज कर पाएगा आपको। उस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना है, डिटेल और इंस्पेक्ट करना है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम जो आईटी सिस्टम्स है ना हमारे, वो इतने स्ट्रांग है। इफ यू रिमेंबर चैप्टर 4 में हमने आईटी के बेनिफिट्स पढ़े थे कि सर आप एडिशनल एनालिसिस कर सकते हो, डिटेल में चेक कर सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वही फायदे यहाँ पर है, ये वही फंक्शंस यहाँ पर है। फिर आपको कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है, उसका इंपैक्ट देखना है कहाँ कहाँ आ सकता है। तो आईटी सिस्टम्स में इस डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आप उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है प्रॉपरली असेस भी कर पाओगे। सो डेटा एनालिटिक्स जब आप यूज करते हो, कैट्स का जब आप इस्तेमाल करते हो, है ना, तो ये फायदा मिलता है आप लोग को क्या कि सर कंप्लीटनेस आराम से वेरीफाई कर लेते हैं, सैंपल सिलेक्शन में मदद करता है, रिकम्प्यूटेशन करना है, रिपरफॉर्म करना है, एनालाइज करना है एंट्रीज को फ्रॉडुलेंट एंगल से, ऐसे 240 के एंगल से करना है, मतलब फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के एंगल से करना है, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना है, कोई डेफिशिएंसी है कंट्रोल में तो उसका इंपैक्ट देखना है। ये डेटा एनालिटिक्स आपको इस सारे काम करने में मदद करेगा। Got it? So this is majorly chapter number 6, a very small chapter, not a big one. Let's have a quick recap of everything. इस चैप्टर में क्या है सर? बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये होता है कि आईटी ऑडिटर के लिए रेलेवेंट ही क्यों है, and there are 1 or 2 more questions which you have to see. I am not covered in this lecture, but you have to see. Like IT इस सिचुएशन में आपको लगानी ही पड़ेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आईटी की रेलेवेंस क्या है जनरली। और फिर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था, रीजन व्हाई आईटी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिटर। तो 3 रीजन हमने डिस्कस किए। फिर कंट्रोल्स की बात करी, जनरल कंट्रोल्स मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन कंट्रोल्स और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स और होते हैं। डेटा एनालिटिक्स की बात करी, डेटा एनालिटिक्स के फंक्शंस मेजरली हम लोगों ने समझ ली। आईटी रिस्क क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 4। आईटी रिस्क का इंपैक्ट क्या आ सकता है ऑडिट पे, वी डिस्कस्ड अबव। Then there were some terminologies discussed. Clear? There is one more question, approach of CAT. So ये सारे aspects इस chapter number 6 के अंदर हम लोगों ने discuss कर लिए हैं. So with this chapter number 6 revision lecture gets over. Thank you.